अस्सलाम वालेकुम। अपने लास्ट टॉपिक में हमने एश्योरेंस के हवाले से डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हवाले से और फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये बेसिकली 5 हैं जिनको हम कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इनमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको बैलेंस शीट का नाम दिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसके साथ साथ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शामिल होते हैं। यहाँ पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का वर्ड यूज़ हुआ। इसका मतलब वो फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ने या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने अडॉप्ट किया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए और तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स को, नेचर ऑफ एंटिटी को, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके जो भी फ्रेमवर्क बनाया गया या अडॉप्ट किया गया वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहलाता है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लोकल लॉज और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू डिसाइड होते हैं। लोकल लॉज का मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपकी कंट्री में एप्लीकेबल हों और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब जो IFRS या IAS के मुताबिक हों। इन केस कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट जिसमें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ना हो या मैनेजमेंट ने यूज़ ना की हो तो ऑडिटर वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑडिट में हमेशा हम स्टडी करते हैं कि ट्रू एंड फेयर रिव्यू के हवाले से। तो आखिर ट्रू एंड फेयर रिव्यू है क्या? ट्रू का मतलब है फ्री फ्रॉम एरर्स और फेयर का मतलब है फ्री फ्रॉम अनड्यू बाइसनेस इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो भी आप फाइनेंशियल या रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रू एंड फेयर रिव्यू ये इंडिकेट करता है कि ऑडिटर ने ये अपनी जजमेंट को पहुंचने के लिए, एक ओपिनियन ड्रा करने के लिए अपने ये पावर एक्सरसाइज की कि वो देख सके कि ट्रू एंड फेयर रिव्यू अकाउंट्स हैं या नहीं, मतलब इसमें गलतियां तो नहीं या इसमें अनड्यू बाइसनेस तो नहीं। हमारा अगला टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़ जो ऑडिट में इन्वॉल्व होती हैं उनके हवाले से है। तो मैनेजमेंट और ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं इसको हम स्टडी करेंगे। मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को AFRF मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करे और प्रेजेंट करे। नंबर 2, वो ऐसे कंट्रोल्स लगाए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए लाजमी हों और नेसेसरी हों। उसके साथ साथ ऑडिटर को वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो रेलेवेंट हो फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जो ऑडिटर ने अपने ऑडिट के पर्पस के लिए रिक्वेस्ट की हो या कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड कोई एक्सेस टू पर्सनस विद इन एंटिटी। कोई भी ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अगर किसी पर्सन को बुलाया जाए तो मैनेजमेंट उसको वो एक्सेस दे सके। मैनेजमेंट इसके साथ साथ इस बात के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो स्पेसिफिक एरियाज़ को भी देखे, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न को एसेस करना भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अगर ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा जाए तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो रीज़नेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैं वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। सेकेंड नंबर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्टें और थर्ड नंबर पर आइज़ाज़ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी फाइंडिंग्स हैं ऑडिटर की वो इन अकॉर्डेंस विद आइज़ाज़ कम्युनिकेट भी करे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडिट के दौरान कोई सिग्निफिकेंट डिफिशेंसी इन इंटरनल कंट्रोल सामने आती हैं तो वो कम्युनिकेट करना ऑडिट की ज़िम्मेदारी है। उसके साथ साथ कोई भी की ऑडिट मैटर्स हैं तो वो भी कम्युनिकेट करना ऑडिटर की ज़िम्मेदारियों में शामिल है एज़ पर आइज़ाज़। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सपेक्टेशन गैप के हवाले से है कि जनरल पब्लिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात को अंडरस्टैंड करे और अपने जो एक्सपेक्टेशन गैप है बिटवीन स्कोप ऑफ ऑडिट और उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको दूर करें। एक्सपेक्टेशन गैप है क्या कि पब्लिक परसेप्शन ये है कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो बहुत डिफरेंट है या यूजुअली बहुत हायर है कंपेयर टू हिज
स्टैट्यूटरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनमें कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग आती हैं जो कि एक्सपेक्टेशन गैप में शामिल हैं, जैसे कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। ये गलत बात है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। सेकंड नंबर पर ऑडिटर से ये भी एज्यूम किया जाता है कि वो 100% ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो हुई हैं उनको चेक करता है। ऑडिटर सैम्पल बेसिस पर चेक करता है और रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ऑडिटर से ये भी एज्यूम किया जाता है कि वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं और 100% सर्टिफाई करते हैं कि इनमें कोई भी गलती नहीं है या ये बिल्कुल भी ठीक है। इसके साथ साथ ऑडिटर से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑडिटर तमाम मिस स्टेटमेंट्स को और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करता है। एक्सपेक्टेशन गैप होने की वजह से डिफरेंट केसेस में इजाफा होता है जो कि वैलिड नहीं होते और उनकी कोई बेसिस नहीं होती। गैप को रिड्यूस किया जा सकता है अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मॉनिटर करें और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि इंगेजमेंट लेटर में और ऑडिटर की रिपोर्ट में पब्लिश हो रही हैं उनको समझें। सेकंड नंबर पर ऑडिटर की रिपोर्ट में या इंगेजमेंट लेटर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिटर को यूज़ करना, हाईलाइट करना, इससे इम्प्रूवमेंट आती है और एक्सपेक्टेशन गैप में रिडक्शन आती है। SCCP एंड ICAP की तरफ से कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस यूज़ करना और उनको इम्प्लीमेंट करने से भी ये एक्सपेक्टेशन गैप कम होता है। और पब्लिक अवेयरनेस स्कोप ऑफ ऑडिट के हवाले से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिट के हवाले से इसकी वजह से भी एक्सपेक्टेशन गैप कम होता है।